नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयास कर रही हरियाणा सरकार। कुरुक्षेत्र गुरुकुल में प्राकृतिक खेती पर शुक्रवार को होगी समीक्षा बैठक। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बुजुर्ग महिला को अपनी जेब से दी पेंशन। अधिकारियों को निर्देश, शाम तक हो लोगों की पेंशन बहाली। गैंगस्टर मनोज मांगरिया के गुर्गे जावेद द्वारा अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करके बनाई गई दुकानों पर चला पीला पंजा। फरीदाबाद पुलिस व नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई से सभी अवैध दुकानें ध्वस्त। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का परिणाम है कि अब किसान रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं। इसी सिलसिले में शुक्रवार को कुरुक्षेत्र गुरुकुल में प्राकृतिक खेती पर समीक्षा बैठक आयोजित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज बेशक हम खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर है, परंतु इसके लिए हमें एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है। हमने खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए रासायनिक खादों, खरपतवार नाशकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग किया, जिससे जमीन, जल और वायु प्रदूषित हुई। इसके साथ ही कृषि की उत्पादन लागत भी बढ़ी है और उत्पादकता में कमी आई। यही कारण है कि आज किसान, विशेषकर युवा वर्ग, खेती से विमुख होने लगा है। उल्लेखनीय है कि कुरुक्षेत्र गुरुकुल में आयोजित होने वाली इस समीक्षा बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात के नेताओं के साथ केंद्र व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रदेश भर में जिन भी बुजुर्गों की पेंशन परिवार पहचान पत्र की वेरिफिकेशन की वजह से कटी है, उस पेंशन को तत्काल ठीक करके बहाल किया जाए। आज गुरुवार को रोहतक के जिला विकास भवन में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एक बुजुर्ग महिला को अपनी जेब से 2500 रुपए दिए और अधिकारियों को तत्काल उनकी पेंशन शुरू करने के आदेश दिए। रोहतक दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम में आम जन की समस्याएं सुनी। अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा में भी हिस्ट्री शीटर बाहुबली और उनके गुर्गे की खैर नहीं। हरियाणा में भी बाबा योगीनाथ की तरह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हंटर चल चुका है। इसकी शुरुआत आज दिल्ली से सटे फरीदाबाद से की गई, जहां पर आज हरियाणा के 5 लाख इनामी बदमाश और हिस्ट्री शीटर रह चुके मनोज मांगरिया के गुर्गे जावेद के द्वारा किए गए भड़खल के जमई कॉलोनी में अवैध अतिक्रमणों को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम की टीम ने ध्वस्त कर दिया। पुलिस के मुताबिक मनोज मांगरिया के गुर्गे जावेद पर फरीदाबाद में दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक यह अभियान पूरे हरियाणा में चलाया जा रहा है और किसी भी हिस्ट्री शीटर और उसके गुर्गे को बख्शा नहीं जाएगा। इससे भी अवैध तरीके से संपत्ति एकत्रित की है, उन पर यह पीला पंजा चलाया जा रहा है। ये सिंपल तोड़फोड़ का मामला नहीं है। ये जो भी हमारे गैंगस्टर हैं या उनके सहयोगी हैं, जिन्होंने अपने अवैध तरीके से संपत्ति कमाई हुई है, उसके खिलाफ कार्रवाई की एक मुहिम है जो पूरे हरियाणा में चलाई जा रही है। उसी मुहिम के तहत हमने आज एक जो मनोज मांगरिया बड़ा गैंगस्टर है, उसका गुर्गा था जावेद स्नो फतेली आरो बड़खल, इसकी प्रॉपर्टी चिन्हित करके और इसके खिलाफ आज कार्रवाई की गई है। और इसकी जो भी अवैध प्रॉपर्टी थी, अवैध कमाई से बनाई हुई संपत्ति थी, प्रॉपर्टी थी, उसको आज तुड़वाया गया है। ये जो जावेद अख्तर है, हार्ट किनर है, ये है कौन और क्या है? ये अपने आप को बाहुबली बताएं। ये मनोज मांगरिया गैंग का ही एक गुर्गा है, जिसने लोगों से डरा धमका के और मारपीट करके अवैध संपत्ति पे कब्जा करके और एक अवैध संपत्ति कमाई है। जावेद पे कितने मुकदमे हैं और कौन कौन से मुकदमे हैं? जावेद पे टोटल 11 मुकदमे दर्ज हैं फरीदाबाद में, जिनमें मेनली लड़ाई झगड़ा और लोगों को डरा धमका के और अवैध जमीनों पे कब्जा करने के मुकदमे ज़्यादातर। फरीदाबाद बदरपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने उत्तर प्रदेश से फरीदाबाद में सप्लाई करने के लिए लाए गए अवैध हथियार के भारी जखीरे को बरामद करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। फिलहाल गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और बता दें कि पुलिस ने
इनसे 6 कट्टे, 2 पिस्टल, 2 बंदूक और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी उत्तर प्रदेश से सस्ते दामों पर हथियार खरीदकर फरीदाबाद में महंगे दामों में बेचने की फिराक में थे, जिन्हें पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। ये हमारी क्राइम ब्रांच बॉर्डर ने के पास इंफॉर्मेशन आई थी कि कुछ लोग अवैध असला बेचने की फिराक में हैं, तो इन्होंने तुरंत टीम बना के रेड की गई और सेक्टर 37 बाईपास से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से काफ़ी मात्रा में अवैध असला बरामद किया गया, जिसमें 6 देसी कट्टा, 2 बंदूक और 2 पिस्टल तथा 8 लाइव कार्ट्रिज मिली है। ये आरोपी रहने वाले कहाँ के हैं और कितनी जो कहाँ पे बेचने वाले थे? ये आरोपी एक वृंदावन का रहने वाला है, दूसरा कोसी के पास तिलोरी गांव है, वहाँ का रहने वाला है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में यही आया है, ये लोग वहाँ से ख़रीद के और आगे सप्लाई करते हैं, वहाँ से करीबन 2,500-3 हज़ार रुपये में ख़रीदते हैं। अलग अलग रेट है, जैसे देसी कट्टा 2,500-3 हज़ार में ख़रीद लिया, आगे 4-5 जैसा भी ग्राहक मिलता है उसके अनुसार, और पिस्टल जो है 20-25 हज़ार में ख़रीद के 30-35 हज़ार में बेचते हैं। अभी ये पूछताछ की जा रही है कहाँ से ये लेके आते हैं, कहाँ इन्होंने देने थे और पहले इन्होंने कितने इस तरह के असले सप्लाई किए। क्या जो जिनको देने वाले थे, क्या वो इसमें पता लगा कि किस वारदात में शामिल होने के लिए या क्या वारदात करने के लिए देने वाले? नहीं, अभी इनको पुलिस रिमांड पे लेके कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड पे लेके इस बारे में पूछताछ की जाएगी और जिसकी संलिप्तता होगी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की। हरियाणा के कैथल में संदिग्ध विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया। उनकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई और कैथल पुलिस के साथ ही अंबाला एसटीएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस के उच्च अधिकारियों का जमावड़ा लग गया। आशंका जताई जा रही है कि ये विस्फोटक RDX हो सकता है। फिलहाल इलाके की घेराबंदी कर जाँच शुरू कर दी गई है। बस हमारे पास में एसटीएफ से सूचना आई थी कि यहाँ पर तीतरम थाने के एरिया में देवबंद के मोड़ के पास में विस्फोटक सामग्री या फिर कुछ ऐसा होने का अंदेशा है, क्योंकि एक संदिग्ध पैकेट वहाँ पे कुछ दिखाई दिया। तो उसके बाद में हमारी टीम यहाँ पे मौके पे पहुँची और हमने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया और हमने हमारे मधुबन से बॉम्ब डिस्पोजल टीम जो है उसको बुलाया। बॉम्ब डिस्पोजल टीम ने मौके पर आने के बाद में पूरा उसका निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद में उसको डिफ्यूज़ किया और उसके बाद में ये पाया गया कि मौके पे इसमें करीबन 1.5 किलो के आसपास हाई एक्सप्लोजिव सामग्री थी और उसके साथ में एक इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, एक मैकेनिज्म, 9 वोल्ट की बैटरी, एक आयरन बॉक्स जिसमें कि मैग्नेट नीचे लगे हुए थे, ये इसके अंदर पाया गया। तो सूचना सर कैसे मिल पाई थी? और बताया भी जा रहे हैं तो काफ़ी दिनों से पड़ा होता है, 1-1.5 साल से ऐसा कुछ। देखिए, हमारे पास में एसटीएफ से सूचना आई थी और एसटीएफ ही अभी आगे इस केस का इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसके बाद में जैसे भी पूरी डिटेल्स आएगी हमारे सामने। कौन सी टीमें लगी हुई थी सर? हमारी यहाँ की थाने की टीम आई थी और हमने मधुबन से फिर बाकी बॉम्ब डिस्पोजल टीम स्क्वाड को बुलाया। सर किसी आतंकी गतिविधि से कोई संभावनाएं है सर, जो इतना बड़ा RDX यहाँ कैथल में मिला है सर? देखिए, इसके बारे में एक बार एसटीएफ जो इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद में एसटीएफ की इन्वेस्टिगेशन जो भी आएगा वो सारी बात बताई जाएगी। आगे जैसा भी होगा उसका खुलासा। इनपुट किस तरह की एजेंसी से मिला है सर? कोई हरियाणा इनपुट से मिला, कोई नेशनल लेवल की एजेंसी से मिला सर? इनपुट किस तरह का था? हमारे एसटीएफ का भी इनपुट था और बाकी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनका भी। क्या किसी आरोपी के द्वारा सर सूचना मिली थी, कोई आरोपी गिरफ्तार कुछ इस तरह का कुछ था? वो सारी बात जैसी भी आएगी आगे एसटीएफ की इन्वेस्टिगेशन में जो भी बात आएगी वो खुलासा किया जाएगा एसटीएफ के द्वारा। अभी फिलहाल ये है कि मौके पे हमने इसको विस्फोटक सामग्री को डिफ्यूज करने के बाद में कब्जे में ले लिया है। उसके बाद में आगे उसके बारे में एफआईआर दर्ज की। सर पूरा एरिया भी सील रहेगा या क्या कुछ कार्रवाई रहने वाली है? एक बार जब हम यहाँ से विस्फोटक सामग्री को पूरी तरह से सेफली मूव कर देंगे उसके बाद में एरिया को बिल्कुल मौके पे और भी तलाशी की जा रही है कि कोई किसी किस्म का कोई छोटा मोटा कोई पार्ट या कुछ इस तरह का कोई नहीं। एक बार पूरी हमारी तलाशी पूरी हो जाएगी और हम इसके पूरे एरिया को जब वो है बॉम्ब डिस्पोजल टीम जो है वो सेफ डिक्लेयर कर देगी तो उसके बाद में इसको। त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने अंबाला से गुजरकर जाने वाली 6 पेयर लगभग 1 दर्जन नई ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है। ये रेलगाड़ियां 17 सितंबर से शुरू हो जाएंगी। इन ट्रेन के चलने से खासकर माता वैष्णो देवी व अमृतसर जाने वाले यात्रियों को काफी फायदा होगा। साथ ही यूपी बिहार जाने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा व ट्रेन में त्योहारों पर होने वाली भीड़ से भी राहत मिलेगी। ये जानकारी अंबाला स्टेशन अधीक्षक हंसराज ने दी। जैसे कि आने वाले त्योहारों के सीजन में यात्रियों की संख्या भारतीय रेल में बहुत बढ़ जाती है, तो इसको मद्देनज़र देखते हुए रेलवे के द्वारा फेस्टिवल एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई हैं, जिसमें से तकरीबन 6 गाड़ियां अंबाला से निकलती हुई SVDK जम्मू तवी, अमृतसर और चंडीगढ़ जाएंगी। एक ट्रेन है SVDK आनंद विहार और एक है SVDK बनारस, SVDK से नई दिल्ली, पटना, अमृतसर, गोरखपुर, चंडीगढ़। ये सब ट्रेन अंबाला से निकलते हुए जाएंगी
और ये सब यात्रियों की सुविधा के लिए और यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए चलाई गई है। सिस्टम जो PRS के अंदर ये गाड़ियाँ डाल दी गई हैं। नरसी विलेज के पास बुलेट की टक्कर लगने से साइकिल सवार एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर काम करके अपने घर लौट रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बिहार निवासी राजेश मजदूरी का काम करता था। वह सेक्टर 32 में अपनी पत्नी व 4 बच्चों के साथ झुग्गी झोपड़ी में रह रहा था। परिजनों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज में राजेश को समय पर इलाज नहीं मिला। यदि समय पर इलाज मिलता तो राजेश की जान बच सकती थी। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सौंप दिया है। आ सकता है कि बस वो रात को एक्सीडेंट हुआ था सर, यहाँ पे लेके आए, हम 8:30 बजे तक आ गए थे। तो कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे लाए तो पहले तो पर्चा दर्ज करवाने का रहा था कि जो पुलिस केस है अपना पर्चा दर्ज करवाओ। हमने करवाया जी। फिर कभी कह रहा है ऊपर जाओ जी, वो करेगा इनका ट्रीटमेंट, कभी कहता है वो करेगा, कभी नीचे भेज रहा है, कभी ऊपर भेज रहा है। मतलब सही से इलाज नहीं हुआ उसका। अगर इलाज होता तो शायद वो अभी जिंदा होता। ये हादसा कहाँ पे हुआ? ये सेक्टर 32 जो वो है ना, हाँ नरसी विलेज, वहाँ पानी टैंकी के पास, वहाँ चौक पे हुआ जी। साइकिल पे थे जी और बुलेट ने मारा। एक युवक व युवती ने यमुनानगर के तीर्थनगर पुल से छलांग लगा दी, जिसमें युवती की मौत हो गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार 174 के तहत कार्रवाई की गई। मृतक युवती की पहचान मीनाक्षी निवासी लाजपत नगर के रूप में हुई है। वहीं युवक की लाश अभी तक नहीं मिली है और युवक के बारे में मीनाक्षी के परिजनों ने कोई भी जानकारी न होने की बात कही है। परसों चौथे रोज सवेरे नहाई धोई है, कपड़े वपड़े पहनी है, चाय पानी पी है। उसके बाद में वहाँ से ये नहीं पता लगा किस टाइम निकली है, किस टाइम नहीं निकली है। हम फिर बाद में उसकी ढूंढवाई की है तो 3-4 जगह हमारी लड़कियाँ गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। देश की महिलाओं और बच्चों में बढ़ रही एनीमिया की स्थिति को सुधारने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा एनीमिया मुक्त भारत अभियान चलाया गया था, जिसके तहत अंबाला में भी अब स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। अंबाला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विभिन्न सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में जाकर बच्चों के टेस्ट किए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन टेस्टों में से 70% बच्चों में एनीमिया पाया जा रहा है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव उनकी पढ़ाई पर पड़ता है। कि जो अनीमिया का सर्वे है, आपको पता है कि अनीमिया भारत की सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट बीमारी है। जितनी खून की कमी चाहे औरतों में हो चाहे बच्चों में हो, और अब तो हमने देखा कि जनरल पॉपुलेशन में भी अनीमिया, अम्बाला में अनीमिया की जो प्रेवलेंस, पीछे जो सर्वे किया था लगभग 1,60,000 औरतों का किया था हमने सर्वे, उसमें लगभग 80% औरतें अनीमिक मिली थी। और अगर देखा जाए तो लगभग 2 से 3%, और कई ब्लॉक में तो 4% तक सीवियरली एनीमिक, यानी जिनका 7 ग्राम से नीचे था। तो वो औरतें कैसे काम कर पा रही हैं, कैसे अपने जीवन व्यतीत कर रही हैं, और कैसे वो डिप्रेशन का शिकार हैं शायद, क्योंकि जब खून की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं होगी, यानी खून की ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता नहीं होगी, तो दिमाग कैसे काम करेगा, मांसपेशियां कैसे काम करेंगी। तो ये मेरी उसके बाद अपील अपने साथियों से, स्वास्थ्य विभाग के मेरे अपने कुलीग से साथ, सारे डिप्टी के साथ मीटिंग हुई, तो हमने ये लिया कि ये हम रूटीन में अकेले फीमेल का नहीं, हम बच्चों का भी करेंगे, स्कूली बच्चों का भी करेंगे। तो ये उसके बाद हमने ये ठाना, तो मई से हमने ये स्टार्ट किया था जनरल पॉपुलेशन का रूरल इलाके में। तो जनरल पॉपुलेशन का सर्वे हमने लगभग 1.25 लाख अलग अलग पॉपुलेशन में किया। इनमें 6 साल से नीचे बच्चे भी थे और प्रेग्नेंट औरतें भी थी। इसमें 12 साल तक 6 से 12 साल की एज भी ली हमने, 18 से 24 साल की एज भी ली, लैक्टेटिंग मदर ली। तो अलग अलग 6 ग्रुप बना के हमने लिया। तो 6 के 6 ग्रुप में जो अनीमिया की प्रेवलेंस है वो बहुत ज़्यादा पाई गई। 70% के आसपास अनीमिया की प्रेवलेंस थी, जो एवरेज थी। लेकिन जो 6 साल से नीचे बच्चे थे उनमें जो प्रेवलेंस थी वो लगभग 78% के आसपास थी, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। क्यों फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।